देखिए ये क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। इसमें आपको गिवन है, क्या गिवन है, साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री इंटू साइन 250 डिग्री प्लस साइन 250 डिग्री साइन 10 डिग्री। ये हमको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, हमारे पास क्या कंडीशन होती है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसका यूज होगा इस क्वेश्चन में। और क्या यूज होगा, साइन ए माइनस साइन बी, सॉरी कॉस ए माइनस कॉस बी फार्मूला लगेगा। कॉस ए माइनस कॉस बी का फार्मूला लगेगा और फार्मूला लगेगा कॉस ए प्लस कॉस बी, इसका भी फार्मूला लगेगा। सबसे पहले हम इस क्वाड्रेंट का यूज करेंगे, तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे। 250 को हम लिख सकते हैं 250 180 प्लस 70 डिग्री। साइन की बात आती है तो पहले क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक के पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट, और जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी जो भी फंक्शन आएगा वो निगेटिव आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट को छोड़ के बाकी जो फंक्शन आएगा वो निगेटिव आएगा। यही फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सब निगेटिव होंगे। क्योंकि ये वैल्यू 180 प्लस 70 है, यानी इसकी रेंज होती है 0 से 90, इसकी रेंज होती है 90 से 180, इसकी रेंज होती है 180 से 270, और इसकी रेंज होती है 270 से 360। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा साइन 180 प्लस थीटा या इज इक्वल टू होता है हमेशा, साइन कभी चेंज नहीं होता, और 180 प्लस है इसलिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो ये निगेटिव होता है साइन थीटा, इसका यूज होगा। अब इसका यूज करके हम पहले इसको लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री। यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन 50 ऐसे ही लिख दो, साइन 50 डिग्री, और ये वाले को देख लो, इसको क्या लिख सकते हो, साइन 180 प्लस 70। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 70 की जगह थीटा आ गया है तो ये माइनस आ जाएगा, इसलिए माइनस हमने आगे लगा दिया है, तो ये साइन 70 डिग्री हो जाएगा। माइनस इसमें भी हो जाएगा वही, साइन 70 डिग्री इंटू ये साइन 10 डिग्री, यानी 250 को हमने ये लिख दिया, 250 को लिख दिया 180 प्लस 70, और फिर उसका दिया फार्मूला लगाया, साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। फार्मूला नहीं है, ये क्वाड्रेंट का यूज करके लगाया है। याद करने वालों के लिए फार्मूला है, समझने वालों के लिए क्वाड्रेंट का यूज हुआ है। अब क्या करेंगे, 1/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 2 साइन 10 डिग्री साइन 50 डिग्री माइनस साइन 50 डिग्री साइन 70 डिग्री, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, माइनस 2 साइन 70 डिग्री साइन 10 डिग्री, ये हो गया। अब इसको हम अरेंज कर देते हैं, बड़े वाले को पहले और छोटे वाले को बाद में। यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन 50 डिग्री और साइन 10 डिग्री, ये वाले पार्ट में। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हमने किया अभी, इसमें 2 साइन 70 डिग्री साइन 50 डिग्री, इसमें भी यही कर देंगे, 2 साइन 70 डिग्री साइन 10 डिग्री, ये साइन है। ठीक, अब देखो क्या करना है। अब हमारे पास जो फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा,
कॉस ए माइनस कॉस बी का। इसमें क्या होता है, टू कॉस, सॉरी, यहाँ पे जो फार्मूला होता है ये टू साइन ए माइनस बी, जस्ट मिनट, यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा टू साइन ए माइनस बी बाई टू इंटू साइन ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू। तो ये दो फार्मूला ये वाला फार्मूला लगाएंगे। कौन सा है, टू साइन ए माइनस बी, यहाँ पे साइन ए प्लस बी बाई टू, इसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इस फार्मूले का। तो इसको यूज करोगे तो यहाँ 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। एक बार दोनों को घटा देंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, दोनों को घटाओगे फिर 2 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, सॉरी घटाना क्यों है, सीधे इसकी जगह रखना है। यानी हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू की जगह पे हम ये लिख देंगे, ये वैल्यू जो हमारे पास निकल के आएगी फार्मूले से, ए माइनस बी कर देंगे। तो ए कौन सा पार्ट है, ये वाला, बी कौन सा है, ये, क्या करेंगे, ए माइनस बी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस, इन दोनों को घटा के रखेंगे तो कॉस कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। इन दोनों का डिफरेंस होता है ना, ए माइनस बी होता है यहाँ पे। यहाँ पे जो होता है ए माइनस बी होता है ना साइन के साथ, तो साइन के साथ ये 50 है, तो इन दोनों का डिफरेंस है ना पहले, ये हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, माइनस लगाएंगे इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन कितना है, cos 60। ठीक, अब इसके बाद इसमें लगाओगे यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20, cos 20 डिग्री। ये माइनस है, एक माइनस अंदर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, cos 120। इसमें लगाओगे इन दोनों का डिफरेंस कितना है, cos 60, फिर इसका प्लस लगा दोगे तो ये माइनस है, माइनस करके प्लस कर देगा, इन दोनों का एडिशन, cos 80, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, 1/2। अब देखो अब क्या करना है, अब इसके बाद इसकी ये वैल्यू देखो, इसकी cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, लेकिन माइनस है, इसकी वैल्यू होती है cos 1/2, दोनों सेम है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे तो ये बदल जाएगा किसमें, वैसे इसकी वैल्यू होती है -1/2, 1/2 रहती है, क्योंकि माइनस है तो माइनस पहले लगा रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा, -1/2 प्लस cos 40, इसकी जगह -1/2 cos, सॉरी, ये कितना आ जाएगा, इसकी 1/2 हो गई, ये यहाँ पे cos, सॉरी ये इसको हमने लिखा 40, ये फिर इसकी वैल्यू लिख दी, अब ये cos 20, तो इसकी जगह हम पहले ये लिख दें, माइनस है यहाँ पे, ये माइनस cos 20, यहाँ पे -1/2, ये एक बार लिख दिया, एक बार ये लिख दिए, पहले हमने सीक्वेंस से लिख दो, गड़बड़ा जाएगा तो मामला, गड़बड़ाएगा नहीं कुछ। देखो cos 40 हमने यहाँ लिख दिया है, cos 60 वैल्यू ये लिख दी, cos -20 लिख दिया है, cos 20 भी लिख दिया है, cos 120 की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी है, cos -1 की यहाँ लिख दी है, ये हो जाएगा cos 80 की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसको 1/2 बाहर रखो, इन दोनों को तीनों को ऐड करो, 1 2 3, तो -3/2। अब इधर आ जाओ, ये cos 40 एक तरफ और ये cos 80 भी ले लो, cos 80, ये माइनस वाला इधर कर दो, cos 20। अब देख लो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों पे ये वाला फार्मूला लगा देंगे, कौन वाला, cos A
प्लस कॉस बी का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये वाला फार्मूला लगा देंगे किसमें, कॉस 40 प्लस कॉस 80 पे। बाकी तो ऐसे ही रहेगा, 1/2 ऐसे ही रखो, -3/2 भी ऐसे लिखो, इसकी जगह रख देंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों का एक बार एडिशन होगा कॉस के साथ, तो 40 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 60। 120 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 60। यहाँ पे 2 कॉस 60, इसमें एक बार डिफरेंस लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे इस वाले फार्मूले से, तो कितना आ जाएगा, cos 20 माइनस cos 20 एक है हमारे पास। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 बाहर रहेगा, -3/2। cos 60 की वैल्यू कितना होता है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और cos 20 ऐसे लिख दो, माइनस cos 20। जब इसको सॉल्व करेंगे -1/2 इंटू 3/2, यहाँ पे देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये cos 20 प्लस का, ये cos माइनस का, ये कट जाएगा आपस में, ये कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 0। तो ये हो जाएगा कितना, -3/4। ऑप्शन आपका कौन सा आएगा, बी ऑप्शन। और कोई ऑप्शन तो नहीं, हाँ बी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये इसमें लग करना था इससे ऐसे। अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें आपकी वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, tan इनवर्स a डिवाइड बाई बी माइनस tan इनवर्स a माइनस बी प्लस a प्लस बी। तो इसको सबसे अच्छा सॉल्व करने का तरीका ये है कि a और b की कुछ वैल्यू मान लो। a की वैल्यू b से ज़्यादा ही मानेंगे क्योंकि ये a माइनस बी दिया हुआ है डिफरेंस, बाकी मानने को तो कम भी मान सकते हो। a बराबर हम 2 मान लेते हैं और b बराबर 1 मान लेते हैं, ठीक। अब पुट करते हैं इसमें, तो ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 2/1 माइनस, इसमें देखो tan इनवर्स यहाँ पे क्या रखोगे, a की जगह 2, b की जगह 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 2, क्योंकि ये इससे मतलब नहीं नीचे वाले से, यहाँ पे tan इनवर्स 1/3 आ जाएगा। अब हमारे पास फार्मूला हो जाएगा कौन सा, tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी। ये फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स बाहर रखो, a माइनस बी डिवाइड बाई 1 प्लस a इंटू बी, इसका यूज करेंगे। अब चलो रखते हैं, यहाँ पे tan इनवर्स a की जगह कितना है, 2 है, माइनस tan इनवर्स b की जगह कितना 1/3 है, इज इक्वल टू tan इनवर्स a की जगह कितना रखोगे 2, माइनस b की जगह 1/3 डिवाइड करोगे 1 प्लस 2 इंटू 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, tan इनवर्स 5, नीचे क्या बचेगा 5, 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 की जगह लिख सकते हैं tan π/4, तो tan से tan कट जाएगा, यही बचेगा π/4। आंसर आएगा आपका बी। समझ में आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, सब कुछ करना है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास जो ये इक्वेशन दी गई है, cos बीटा -1 एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्लस cos बीटा इंटू एक्स प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 0। अब आपसे कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं और बीटा की जो रेंज बताई जा रही है वो 0 से पाई तक है, ठीक है, और इसके रूट्स आपके रियल हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। देखो जब भी रूट्स रियल होते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, पॉजिटिव होना चाहिए, d इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। रियल रूट्स या इक्वल रूट्स की कंडीशन, इमेजिनरी के लिए ये निगेटिव होता है, तो हम क्या करेंगे, ये होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। b की वैल्यू इसमें कितना गिवन है,
ये जो कोफिशिएंट है, ये कॉस बीटा, ए की वैल्यू कितना है, ए इज इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये कितना है, कॉस बीटा -1, और जो सी है कितना है, जो कांस्टेंट टर्म होता है सी कितना है, साइन बीटा। अब हमें क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4 इसी लगाना है। तो बी स्क्वायर की बी की जगह कितना है, कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा -4, ए की जगह कितना है, साइन बीटा, बी की जगह कितना है, सॉरी ए की जगह कितना है, कॉस बीटा -1, और बी की जगह सी की जगह साइन बीटा। तो हमने सी लिख दिया, अब लिख देते हैं ए, कॉस बीटा -1, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू या कॉस बीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1, मिनिमम कितनी होती है, -1, यानी इसकी रेंज जो है -1 और 1 के बीच होती है। क्योंकि ये स्क्वायर है, इसकी वजह से इसकी जो वैल्यू भी निकल के आएगी वो हमेशा पॉजिटिव निकल के आएगी। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, स्क्वायर में चेंज हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगा। जब स्क्वायर हो जाता है साइन और कॉस, तो इसकी रेंज चेंज हो जाती है, 0 से 1 हो जाता है, यानी ये किसी भी कीमत पे निगेटिव नहीं होगा, ये हमारा पॉजिटिव होगा। अब बात आई इसकी, ये वाला टर्म अगर हमारा निगेटिव हो जाएगा, ये वाला टर्म अगर निगेटिव हो जाएगा तो एक निगेटिव बाहर भी है, निगेटिव निगेटिव प्लस हो जाएगा, फिर बात बन जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि ये वैल्यू जो हमारे पास है ये पॉजिटिव होनी चाहिए, सॉरी निगेटिव होनी चाहिए। तो यानी 4 साइन बीटा ब्रैकेट में कॉस बीटा -1, ये हमारा निगेटिव होना चाहिए, या तो 0 हो या फिर 0 निगेटिव हो, तभी काम बन सकता है। क्योंकि अगर ये निगेटिव हो जाएगा तो एक निगेटिव यहाँ पे, ये निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, फिर पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हमारा हट जाएगा, ये इसका मतलब ये हुआ कि कॉस बीटा -1 जो है वो निगेटिव होना चाहिए। या फिर हम कर सकते हैं कि -1 बाहर ले लें, कॉस बीटा माइनस, नीचे देख लो, यहाँ से -1 बाहर लोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस बीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन इक्वल टू 0, माइनस से दोनों तक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, 1 माइनस कॉस बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, 1 माइनस कॉस बीटा की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो ऑप्शन डी। अगर ऐसे दिया होता तो इसको मिलाते, क्योंकि आंसर में ये वाला दिया था, इस वजह से माइनस कॉमन लेके फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, समझ में आ रहा है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, सब कुछ करना है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल दिया जा रहा है ए बी सी, जिसमें ए बी की वैल्यू दी जा रही है 16, बी सी की वैल्यू दी जा रही है 63 और ए सी की वैल्यू दी जा रही है 65। अब आपसे वैल्यू फाइंड करना है cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रायंगल की कंडीशन क्या है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसकी किसी एक साइड का स्क्वायर रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, यानी ए सी स्क्वायर बराबर आना चाहिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कोई भी एक साइड का स्क्वायर इसके दो रिमेनिंग स्क्वायर प्लस उनका एडिशन करने पर बराबर आना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। यहाँ पे ए सी स्क्वायर, ए सी कितना है हमारे पास 65 का स्क्वायर, अब इन दोनों का करोगे कितना आएगा 16 का स्क्वायर ए बी और ये बी सी का स्क्वायर 63। जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों बराबर आएंगे, यानी ये प्लस ये 65 का स्क्वायर के बराबर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, करके देख लेना कंफ्यूजन हो तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारे पास क्या होगा, जो ये फार्मूला हमारे पास है cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस 4 cos a, सॉरी एक मिनट इसको रफ कर दें थोड़ा, देखिए ये इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 4 cos a cos b इंटू cos c, ये कंडीशन होती है। यानी इसको लिख सकते हैं cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c को
लिख सकते हैं 1 माइनस 4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। अब हमने बताया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब कोई एक एंगल ट्रायंगल जो है, कोई भी एक एंगल हमारा क्या होगा, राइट एंगल होगा। यहाँ पे अगर हम बी लिखते हैं तो बी ए कितना दिया है, ये ए हो जाएगा। बी ए कितना दिया हुआ हमको 16, बी सी कितना दिया है 63 और ये ए सी 65। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब एंगल बी हमारा यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। अब हमारे पास cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, बाकी वैल्यू से हमें मतलब नहीं है, cos 90 की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। जब cos 90 की वैल्यू 0 होती है और ये सब मल्टीप्लाई में है तो इसका मतलब क्या होगा, ये 0 हो जाएगा पार्ट। यहाँ से cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, ये सारी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस, ये पार्ट तो हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि एक एंगल इसमें 90 डिग्री है, ये हो जाएगा 1, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 1। तो ये हमको याद भी रखना है, अगर राइट एंगल का केस बनता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, अगर एंगल चेंज रहते हैं तो इसकी वैल्यू इस फार्मूले से निकालते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों तक पहुंचाना है जिससे मेरा भला हो। कर भला तो हो भला वाली, ठीक। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि एफ थीटा इज इक्वल टू, आपको दिया जा रहा है ये एफ थीटा इज इक्वल टू गिवन है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस tan थीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी जा रही है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 5 पाई बाई 4। तो वो सबसे अच्छा तरीका है कि इसको हम क्या करें, इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा 5 पाई बाई 4 को लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 4। जब इसको ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा, या तो ये लिख लें या फिर एक 90 मान लें, फिर उसको घटाओगे, मतलब कोई एक एंगल मान लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा। इसको मान लेते हैं, यहाँ से अल्फा की वैल्यू मान लेते हैं कि अल्फा की वैल्यू हमारे पास पाई हो गई और बीटा की वैल्यू हमारे पास हो गई पाई बाई 4, ये जूम कर लिया हमने। अब जहाँ हमारे निकालना क्या है, एफ अल्फा प्लस एफ बीटा। जहाँ पर थीटा है वहाँ पर हमें क्या करना है, अल्फा रखना है, और जहाँ पर बीटा है वहाँ पर, जहाँ पर अल्फा है वहाँ पाई रखना है, जहाँ बीटा है वहाँ पाई बाई 4 रखना है। तो पहले एफ अल्फा या एफ पाई क्या करोगे, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस tan पाई, इसकी वैल्यू जब निकालोगे कितना आएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस tan 0 या tan पाई की वैल्यू 0 होती है तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। तो एफ अल्फा की वैल्यू आ गई या एफ पाई की वैल्यू आ गई 1। अब इसके बाद क्या है, एफ बीटा या फिर एफ पाई बाई 4, यहाँ पे थीटा है वहाँ पर पाई बाई 4 रखना है, 1 प्लस tan पाई बाई 4। tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, एफ बीटा या एफ पाई बाई 4 की वैल्यू हो गई 1/2। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना था, तो हमारे पास एफ अल्फा इंटू एफ बीटा इज इक्वल टू एफ पाई इंटू एफ पाई बाई 4। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, एक की वैल्यू 1 आई है, दूसरे की वैल्यू 1/2 आई है, तो ये आंसर आ जाएगा 1/2, ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अब ये वैल्यू आपको पूछ रहा है, इसमें आपसे क्या है कि tan अल्फा एंड tan बीटा जो है, ये इक्वेशन जो दी जा रही है इसके रूट्स हैं, और आपको वैल्यू बतानी है cos 2 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन है उससे रूट्स निकालेंगे इक्वेशन से। इक्वेशन क्या गिवन है, x² माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। इसको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इसके रूट्स निकालते हैं। इसमें b का ऐसा फैक्टर करना होता है या 2 डिवाइड करने होते हैं जो कि इनको एडिशन किया जाए तो b आ जाए, और जब मल्टीप्लाई किया जाए तो a इंटू सी आ जाए। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x² माइनस 4x माइनस 2x। जब दोनों को ऐड करोगे तो 6 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8 आ जाएगा।
तो ये फैक्टर हो जाएगा। यहाँ से हम x कॉमन ले लें तो x माइनस फोर, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लें तो x माइनस फोर बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस फोर बराबर 0 आ जाएगा और x माइनस 2 बराबर 0, यानी x बराबर 2। एक वैल्यू आ गई x बराबर 2, एक वैल्यू आ गई x बराबर 4। तो एक मान लेते हैं अल्फा, दूसरी मान लेते हैं बीटा, क्योंकि ये बोला है अल्फा नहीं बल्कि tan अल्फा बराबर हम मान लेते हैं 2 आया है और tan बीटा बराबर मान लेते हैं 4 आया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू बताना है। देखो जब हमारे पास cos 2a होता है तो cos 2a का फार्मूला क्या होता है tan के रूप में। cos 2a जो होता है tan के रूप में होता है 1 माइनस, ये होता है 1 माइनस कितना, tan स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। मतलब ये फार्मूला होता है। जब cos 2a की वैल्यू आती है तो cos 2a को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a और 1 प्लस tan स्क्वायर a। फिलहाल यहाँ अंदर क्या दिया है, cos 2 बाहर ले लोगे तो 2 अल्फा प्लस बीटा, यानी हमारे पास दिया हुआ है cos 2 अल्फा प्लस बीटा। इसके लिए हमको क्या चाहिए वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए, वो भी tan के रूप में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। tan अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। tan अल्फा प्लस बीटा, तो इसको निकालने के लिए फार्मूला वही लगाएंगे, tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइड आएगा नीचे 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। क्योंकि हमारे पास tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू गिवन है, ये रही 2 4, तो रख देते हैं 2 प्लस 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 इंटू 4 हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 9, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3, यानी हमारे पास tan 2 अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 2/3। अब इस फार्मूले पे रख देंगे, जहाँ पर a है वहाँ पर अल्फा प्लस बीटा रख दो। यहाँ से cos 2 बाहर रहेगा, 2 बाहर रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 2 अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखो 1 माइनस ये कितना है, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालिए 2/3, 2/3 का स्क्वायर करोगे तो 4/9 डिवाइड बाई यहाँ पे 1 प्लस 4/9, एलसीएम लोगे कितना आएगा 9 माइनस 4 डिवाइड बाई 9 प्लस 4 डिवाइड बाई 9, यहाँ पर भी 9 आया था डिवाइड में, तो 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 5/13। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई 5/13। 5/13 तो कहीं दी नहीं हमको लगता है, तो कहीं कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 5/13 आना चाहिए। फाइव बाई 13 तो आया ही नहीं इसमें, जस्ट मिनट। ये देखो यहाँ पे गड़बड़ी हो गई भैया, हम लोग यहाँ माइनस लिखे हुए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने इसको प्लस कर दिया, ये माइनस होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे चेंज करके लाओ, ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा होता है ना, तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ से गड़बड़ी हो गई, तो ये माइनस हो जाएगा, जब ये माइनस हो जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, वो भी माइनस का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा ही गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो ये वैल्यू हो जाएगी, इसको फिर से हम लिख देते हैं सॉल्व करके, क्योंकि वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे गलत रख दी। जस्ट मिनट, 1 मिनट की बात है, क्योंकि हम लोगों को माइनस की जगह पे हमने वहाँ ऐड कर दिया था ना, तो इससे पूरा क्वेश्चन का सार बदल गया। चलो भैया, हो गया, गलती हो गई। ठीक।
तो ये हमारे पास हो जाएगा -6/7, किसकी वैल्यू हो जाएगी, tan अल्फा की। अब हमें क्या करना है, यहाँ ये इस फार्मूले में एक ही जगह रख देना है, एक ही जगह रखना है, एक ही जगह रखना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो, क्योंकि वर्गमूल के अंदर तो माइनस से कोई मतलब नहीं रहेगा। 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे 36 डिवाइड बाई 49, नीचे करोगे 1 प्लस 36 डिवाइड बाई 49। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 49 माइनस 36, यहाँ पे 49 तो डिवाइड पर रहेगा ही, इधर 49 प्लस 36, 49 डिवाइड पर रहेगा ही, 49 से 49 कट जाएगा, 49 से 49 कट गया, ये इससे कट गया, यहाँ पे क्या बचा ऊपर 13 डिवाइड बाई 85, तो ऑप्शन आपका आ जाएगा बी। समझ में आ रहा है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, इसमें आपसे कह रहा है कि फाइंड करना है वैल्यू इसकी tan 60 डिग्री 65 माइनस 2 45, ये इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। tan 65 प्लस 2 tan 45 माइनस 2 tan 40 डिग्री माइनस tan 25, तो वो इसकी वैल्यू तुमको पता होती है 1 होती है, तो इसको लिख दोगे 2 इंटू 1। अब सारा गेम इधर होगा tan 65, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ये वाला इसको इधर ले आओ, tan 65 को 25 को सॉरी, यहाँ पे -2 tan 40, इस पे हम क्या करेंगे फार्मूला लगा देंगे इस वाले पार्ट पे, कौन सा tan a प्लस बी, tan a माइनस बी वाला, tan a माइनस tan b का फार्मूला क्या होता है, ये होता है tan, ब्रैकेट में जाओगे a माइनस बी, सॉरी क्या हो गया भाई, थोड़ा जल्दी आओ, नहीं आराम से करो। यहाँ पे फार्मूला क्या होता है 1 माइनस, सॉरी यार भाई, यहाँ पे फार्मूला होता है tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a tan b, इसका यूज करना है यहाँ पे। चलो फिर इसको यूज करते हैं। यहाँ पे जब यूज करेंगे तो क्या आएगा tan 65 माइनस tan 25 इज इक्वल टू, पहले क्या आएगा tan 65 अगर इसको करोगे तो यहाँ फंस जाओगे बेटा, इसको क्या करो, क्योंकि यहाँ पे tan 60 की वैल्यू भी आपको नहीं, tan 65 की वैल्यू भी नहीं पता और 25 की भी नहीं पता, तो इसको ऐसे ना लिख के tan 40 वाले को गेम किया जाए, tan 40 वाले में खेला किया जाए तब बनेगा। ऐसे यहाँ पे फंस जाओगे ना, क्योंकि इनकी दोनों की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, वैल्यू नहीं पता तो फिर निकालने में मुश्किल हो जाएंगी। तो क्या करो, जो भी गेम करना है, क्योंकि tan 40 जो आपके पास है इसमें हम फार्मूला लगा सकते हैं, क्या लगा लेंगे 40 को हम ये लिख सकते हैं 40 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 65 माइनस 25, ये दोनों का काम कर जाएगा, क्योंकि 65 भी दिया हुआ है और 25 भी दिया हुआ है, तो ये माइनस में भी है, तो हम क्या करेंगे 40 को ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ tan ले लो, tan 40 इज इक्वल टू आ जाएगा tan 65 माइनस 25, ठीक है 65 माइनस 25,
ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे, कौन सा अब लगेगा हमारे पास, tan a माइनस बी वाला फार्मूला भी हमने गलत लिख दिया था शायद, tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b, ये फार्मूला होगा। तो हम क्या करेंगे, 65 को 40 को हम लिख सकते हैं 65 माइनस 20, तो यहाँ पे हम लिख देंगे tan 65 माइनस 25, tan 65 माइनस tan 25 डिवाइड बाई 1 प्लस tan 65 इंटू tan 25। अब इसकी जगह हम 40 लिख सकते हैं, tan 40, तो इसको नीचे लिखो, यहाँ पे लिख दो tan 40 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो tan 65 को ऐसे ही लिख दो माइनस tan 25। अब नीचे आओ, 1 प्लस tan 65, इसको लिख सकते हो 1 माइनस cot 65। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि tan डिवाइड में नहीं आएगा बल्कि मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा cot 65। ऐसा क्यों कर सकते हो कि अगर आपके पास tan 25 है तो उसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 65, तो इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं cot 65, तो ऐसे ही लिख दिया हमने इसको। ये वाला पार्ट इससे कट जाएगा, tan और cot आपस में होते हैं तो क्या होते हैं, 1 हो जाता है, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, tan 40 इज इक्वल टू हो जाएगा tan 65 माइनस tan 25 डिवाइड बाई 2, इस 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 2 tan 40 इज इक्वल टू लिख देंगे tan 65 माइनस tan 25, यानी tan 40 की जगह हम लिख सकते हैं tan 65 tan 25 माइनस का। अब यहाँ पे ऊपर जो वैल्यू है इसको लिखो, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसकी वैल्यू तो 2 आ गई, इसको साइड पे लिख लेंगे, ये तो 2 हो जाएगा ये वाला पार्ट, प्लस ये क्या था tan 65 माइनस tan 25 माइनस 2 tan 40। देखो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई है, यहाँ पे नीचे देखो इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आई है 2 tan 40, इसकी जगह पे तो रख दो वहाँ पे। जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर ही रहेगा, यहाँ पर हम रख देंगे प्लस का 2 tan 40 माइनस 2 tan 40, ये आपस में कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2, आंसर हो जाएगा आपका सी। समझ में आ रहा है तो लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। देख लें एक क्वेश्चन और था, ये वाला क्वेश्चन देख लो जो है, इसमें आपको कह रहा है कि एक वेरिएबल लाइन पास करती है किससे, दो लाइन जो है कि x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0 एंड 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0, यानी जो लाइन हमारी है इन दो लाइन के जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से पास करती है। पहली लाइन कौन सी है, x प्लस 2y माइनस 1 बराबर 0, जिसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। एक लाइन ये है जिसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। दूसरी लाइन जो है वो है 2x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0, जिसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हमारी दूसरी हो गई, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि ये जो लाइन है दो x प्लस 2y बराबर 1 और 2x माइनस वाई बराबर 1, इन दोनों लाइन, ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे आप एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहां से एक लाइन पास हो रही है
जिस लाइन की इक्वेशन हमको बतानी है। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, ऑप्शन तो दिया ही है क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं करना। सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इन दोनों लाइन को सॉल्व करो, इनसे इनके इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे। जो लाइन इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है वही लाइन को हमको निकालना है। तो इनकी जो वैल्यू निकलेगी एक्स वाई की, उसको ऑप्शन में पुट करेंगे, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर देगा वही आंसर है। बाकी अगर करना है तो पूरा प्रोसेस करेंगे, समय लगेगा। ठीक है, और जितना समय बचा सकें उतना फायदा रहता है एग्जाम में। तो बस हमें क्या करना है, सबसे अच्छा है कि दोनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y को एलिमिनेट करना चाहते हैं। y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, इसलिए इक्वेशन नंबर 2 पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली इक्वेशन ऐसे ही लिख दो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, और दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा, और इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, ऐड करने पे ये आपस में कट जाएंगे, ये हो जाएंगे 5x इज इक्वल टू 3। यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 3/5, एक वैल्यू आपकी निकल आई। अब क्या करना है, y की वैल्यू निकालना है। y की वैल्यू निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर सेकंड पे ही देख लो, 2x की जगह कितना रखोगे, 3/5 माइनस y इज इक्वल टू 1। यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, y को राइट साइड भेजना और 1 को इधर ले आए, तो ये 6/5 माइनस 1, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1/5। इसका मतलब क्या हुआ, x और y का जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकला, जो दो लाइन हमको दी है इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकले, x y की वैल्यू जो है वही इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3/5 1/5। अब जो लाइन हमको निकालनी है वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, इसलिए क्वेश्चन में खुद ही बोला है कि लाइन जो है हमारी दो लाइन की जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे पास हो रही है। तो क्या करेंगे, ये जो वैल्यू निकल के निकली है उनको ऑप्शन में पुट करेंगे, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर देगा वही हमारा आंसर होगा। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं। जब पहला ऑप्शन देखते हैं तो ये रहा 3, एक्स की जगह कितना रखेंगे, 3/5। पहले ऑप्शन की बात हो रही है यहाँ पे, y की जगह कितना रखेंगे, 1/5 इज इक्वल टू 10। 3 की जगह कितना है, x की जगह 3/5 और y की जगह 1/5। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 9/5 प्लस 1/5, और इधर वाला सॉल्व करेंगे राइट साइड का तो कितना आ जाएगा, 30/25। यहाँ से एलसीएम हमारा आ जाएगा 5, यहाँ पे करेंगे 9 प्लस 1 जो आ जाएगा हमारा 9 प्लस 1 आ जाएगा 10 एलसीएम लेने के बाद। ये वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा जब 5 से डिवाइड कर देंगे 6/5, तो ये वैल्यू करेंगे तो 10/5 डज नॉट इक्वल टू 6/5। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। सेकेंड ऑप्शन चेक करेंगे, बी ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये था, उसको चेक कर लिया हमने, ये नहीं है तो उसको काट देंगे। अब यहाँ पे इस पे रखेंगे वैल्यू, x की जगह 3/5 प्लस y की जगह कितना है, 1/5 इज इक्वल टू 10 है हमारे पास। सॉल्व करेंगे, इसकी जगह कितना है, क्योंकि 3 है ना, और यहाँ पे ये भी है। x की जगह कितना है, 3/5 और y की जगह 1/5। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा मेरा 5, ऊपर कितना आ जाएगा 3 3 6, तो यहाँ से हमारे पास 6/5, और यहाँ से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2, और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6/5। ये दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन हमारा सही है। बाकी ऑप्शन मिलाना है तो मिला लो, ऑप्शन सही नहीं आएंगे, ऑप्शन बी सही आएगा। तो इसका मतलब आंसर हमारा बी हो गया। आगे बढ़ो। अब आपसे ये कह रहा है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। कौन से पॉइंट हमको दिए गए हैं, जिस पॉइंट से इक्वेशन पास हो रही है वो पॉइंट हमारे पास है -sin थीटा, cos थीटा। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसके बाद जो लाइन दी जा रही है, मतलब हमको एक लाइन
इक्वेशन फाइंड करना है जिसके जो पॉइंट से पास हो रही है साइन थीटा माइनस का और कॉस थीटा से। लेकिन ये जो लाइन पास हो रही है एक दूसरी लाइन है उस पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब है कि एक लाइन अगर ऐसे है तो दूसरी लाइन ऐसे है, एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, किस लाइन से 90 डिग्री का एंगल बना रही है उसको लिखो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 9। ठीक है, इससे ये जो लाइन हमारी पास हो रही है माइनस साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा से, वो लाइन जो है इस लाइन से एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा से परपेंडिकुलर पे है। तो परपेंडिकुलर पे जब होती है तो क्या होता है कि स्लोप जो होती है दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होता है। यानी अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो दोनों की स्लोप का जो मल्टीप्लाई होगा वो मेरा होगा -1। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगना है, वो मल्टीप्लाई होगा -1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको एक की स्लोप मिल जाए तो दूसरी की स्लोप हम निकाल सकते हैं। तो जो इक्वेशन दी है उससे उसको स्लोप फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन y साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा -x कॉस थीटा प्लस का 9 रहेगा। यहाँ से साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे तो यह हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा एक्स, ये 9 डिवाइड बाई साइन थीटा। तो यहाँ से y की जो स्लोप फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी, कौन सी बन जाएगी, माइनस का कॉट थीटा एक्स प्लस 9 कॉसेक थीटा। जब इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास, m2 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, माइनस का कॉट थीटा। जब m2 की वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकालना है, m1 की वैल्यू निकालना है। तो m1 और m2 में रिलेशन क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई -1 के बराबर है। m1 को निकालना चाहते हैं, m2 की जगह कॉट माइनस का कॉट थीटा रख देंगे बराबर -1 से -1 कट जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा m1 की वैल्यू आ जाएगी tan थीटा, क्योंकि कॉट 1/cot थीटा होता है tan थीटा के बराबर। तो हमको स्लोप मिल गई। और जब स्लोप मिल गई तो हमारे पास जो इक्वेशन की कंडीशन होती है, कोई भी लाइन जिसके एक पॉइंट हमको दिया हो और स्लोप दिया हो तो उसकी इक्वेशन की जो कंडीशन होती है y1, ठीक है, m x x1, ये इक्वेशन होती है जब कोई लाइन की स्लोप दी हो और किसी पॉइंट से पास हो रही है। पॉइंट कौन से हैं, x1 y1। हमको अगर इक्वेशन की लाइन फाइंड करना है, वो लाइन की इक्वेशन फाइंड करना है जिसका स्लोप दिया हो, ठीक है, और उसके बाद उसके पॉइंट दिए हो x1 y1। तो ये कंडीशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इसका यूज करेंगे, जब यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, y1 कितना दिया है हमारे पास, पॉइंट कितना है y1 की वैल्यू है cos थीटा, तो इसको लिख दो cos थीटा इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितना है, m को m1 मानेंगे कितना है, cot थीटा, सॉरी tan थीटा, x माइनस, क्योंकि माइनस यहाँ पे पहले से मौजूद है और ये जो पॉइंट हमको दिया है ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा आ गया। ठीक है, ये साइन थीटा आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर निकल आएगा। तो tan को साइन और कॉस में चेंज करते हैं पहले। जब इसको चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, y cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे साइन थीटा डिवाइड बाई कॉट थीटा, सॉरी cos थीटा, ब्रैकेट में क्या है x प्लस साइन थीटा। इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, y, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे लिखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आएगा, y cos थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा और साइन, ये साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x साइन थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करो, x को ले जाओ राइट लेफ्ट साइड और cos स्क्वायर थीटा को राइट साइड ले जाओ। यहाँ से y cos थीटा और ये माइनस हो जाएगा जब इधर आएगा, तो माइनस x साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ये cos थीटा प्लस साइन थीटा,
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ से वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1। सही प्रोसेस ये है करने का, सही प्रोसेस करने का यही है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसे नहीं करेंगे, अरे पेपर में अगर ऐसे करेंगे तो लंबा टाइम लगेगा। तो पेपर में कैसे करेंगे, जो इक्वेशन दी गई है आपको, जो इक्वेशन दी गई है जिसके परपेंडिकुलर है, उस इक्वेशन को लेंगे और क्या करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट को आपस में चेंज कर देंगे। एक्स के कोफिशिएंट को आपस में चेंज कर, जो एक्स का है वो वाई में दे देंगे और जो वाई का है एक्स में दे देंगे। तो हमारे पास जो ऑप्शन क्या आया है, ये निकलना चाहिए। कहाँ गया, वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा बराबर 1, या फिर इसको राइट साइड पे ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या है, ये इक्वेशन आई ना, कहाँ गया, वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, इसको 1 को हम ले आएंगे राइट साइड पे तो चेंज हो जाएगा। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू +1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर 0। तो इससे मिला लो, एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक, पेपर में करने का तरीका ये है कि क्या करोगे, दोनों इक्वेशन लेंगे, जो परपेंडिकुलर के है उस इक्वेशन को लेंगे, एक्स और वाई के कोफिशिएंट को आपस में इंटरचेंज कर देंगे और बीच में माइनस लगा देंगे वाई वाले में। तो ये देखो लग गया है। अब इसके बाद क्या है, इसी पॉइंट पे जो पॉइंट हमको दिया गया है उसको लिख देंगे। इसी पॉइंट पे जैसे हमने लिख दिया, क्या इंटरचेंज करने के बाद एक्स साइन थीटा माइनस कॉस वाई कॉस थीटा, ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसी पॉइंट पर इस पॉइंट से सेटिस्फाई करा देंगे, तो इससे जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकल आएगी। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जब इसकी वैल्यू रखोगे तो ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो माइनस कॉमन ले लोगे तो कहाँ, यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो इससे क्या आएगा, माइनस का 1 है, इसको जब इस तरफ ले आओगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा एक्स कॉस साइन थीटा वाई, सॉरी माइनस, ये आंसर आ जाएगा एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा। बाकी करने का तरीका यही है, ज़्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगेगा, हमने आपको पूरा करके दिखाया, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगता इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, इफ टू साइड ऑफ अ स्क्वायर, इफ टू साइड ऑफ अ स्क्वायर लाई ऑन द लाइन, इस लाइन पे है अगर, तो आपको क्या बताना है, उसका एरिया बताना है। देखो पहली बात तो दो लाइन है मान लेते हैं, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, कैसी है, पैरेलल है कैसी है कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये बात याद रखना, जो स्क्वायर अगर बनेगा इनके बीच, तो स्क्वायर की डायमेंशन बराबर होती है, क्योंकि इसने बोला है कि इनके बीच में बन रही है, क्या रहा है, स्क्वायर बन रहा है। इफ टू साइड ऑफ अ स्क्वायर लाई ऑन अ लाइन, दो साइड लाई कर रहे हैं, इसका मतलब जो चारों साइड होंगे उनकी डायमेंशन तो सेम होगी ना। बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है कि एक की डिस्टेंस निकाल लो लाइन के बीच की, अगर ये लाइन है हमारे पास तो इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लो, ऐसे निकल आएगी। अगर ये दो लाइन मानेंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस ही निकल आएगी। और यही क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ द टू साइड ऑफ अ स्क्वायर लाई ऑन द लाइन, लाइन क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, 4x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। देखो एक बात याद रखना, अगर स्क्वायर बन रहा है इनके बीच, अगर स्क्वायर बन रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे पे पैरेलल होनी चाहिए। अगर लाइन पैरेलल होंगी तभी उनके बीच स्क्वायर बन सकता है, अगर पैरेलल नहीं होंगी, एक लाइन ऐसे जा रही है एक लाइन ऐसे जा रही है, कभी भी स्क्वायर नहीं बन सकता इनके बीच। तो स्क्वायर बोलने का मतलब ही था उसका कि वो जो लाइन के विषय में कहना चाहता है, वो लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल है। तो सबसे पहले जो गिवन लाइन है उनको पैरेलल बनाने के लिए क्या किया जाता है, जो x और y का कोफिशिएंट है सेम होना चाहिए, यानी जितना x में है उतना ही y में होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं है। दो लाइन आपस में पैरेलल अगर होंगी तो क्या होगा, a1 डिवाइड बाई a2 इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2, ये कंडीशन होनी चाहिए, डज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो बराबर आना चाहिए। तो इससे अच्छा है क्या करें, जो इक्वेशन हमको दी गई लाइन की, पहली इक्वेशन क्या है जो गिवन है,
2x प्लस वाई बराबर 3, या फिर जैसे गिवन है उसको ऐसे ही लिख दो। 2 भाग गया, जस्ट मिनट, बहुत देर से बोला था ना ये। 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, एक लाइन ये है। दूसरी लाइन क्या है, 4x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। क्या करो, इनको बराबर कर दो, क्योंकि पैरेलल हमको लाइन बनाना है तो इनके कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए। तो इसको क्या करो, पहली इक्वेशन को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पहली है और ये दूसरी है। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x बन जाएगी और ये 2y बन जाएगी माइनस का 6 बराबर 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गई। अब पैरेलल हो गए, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लो, जो डिस्टेंस निकलेगी वही स्क्वायर की साइड होगी। तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालने का फार्मूला ये होता है, क्योंकि इनके कोफिशिएंट आपस में बराबर होते हैं, ये और ये, तो इसलिए y की वैल्यू आपस में कट जाती है, x y की वैल्यू बचता क्या है, कांस्टेंट c1 माइनस c2, c1 माइनस c2 का मॉड, और जो नीचे निकल के आता है वो क्या आता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि दोनों सेम है तो कोई मतलब नहीं रहता ना, a1 a2 करेंगे तो b बराबर आएगा। तो इससे क्या होगा, डिस्टेंस निकल आएगी। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, c1 कितना है, मान लेते हैं 5 है, कोई एक भी मान ले 5 है ये, ठीक है। ये कितना है, c2 माइनस का 6, माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा 6, मॉड में रहेगा, मॉड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू निकलेगी। अब a की वैल्यू क्या है, ये जो कोफिशिएंट है कितना है 16, b की वैल्यू क्या है 2, जो y का कोफिशिएंट है 4, तो यहाँ से d की वैल्यू आपकी आ जाएगी डिस्टेंस 11 डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर 20 आ जाएगी। अब क्योंकि हमको स्क्वायर की एक साइड मिल गई, अब हमको क्या निकालना है, स्क्वायर का एरिया। अगर स्क्वायर की साइड मिल जाती है, यही स्क्वायर की साइड है डिस्टेंस बीच की, तो क्या होता है, अगर साइड को स्क्वायर कर दिया जाए तो ये एरिया हो जाता है। तो ये 121 डिवाइड बाई 20, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 12.1 डिवाइड बाई 2, इसको काट देंगे तो 6.05, यानी मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका ये आ जाएगा। क्या करना था, सबसे पहले अगर इनके बीच एक स्क्वायर बन रहा है, यानी दो लाइन हमको गिवन है, इनके बीच स्क्वायर बन रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो लाइन है एक दूसरे के पैरेलल है। तो सबसे पहले हमने पैरेलल लाइन की इक्वेशन की कंडीशन लगाई, a1 डिवाइड बाई a2 बराबर होना चाहिए b1 डिवाइड बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। तो इससे क्या होगा कि जो x का कोफिशिएंट है पहली लाइन में, और जो y का कोफिशिएंट, जो x का कोफिशिएंट पहली लाइन में है वो दूसरी लाइन पे होना चाहिए। तो हमने क्या किया, दूसरी पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो उनके कोफिशिएंट थे a और b बराबर हो गए। इससे ये हुआ कि ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल हो गई। फिर उसके बाद हमने पैरेलल के लिए डिस्टेंस का फार्मूला लगा दिया, दो लाइन के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला लगा दिया, जिससे डिस्टेंस निकल आई। जो डिस्टेंस निकल के आई है वही स्क्वायर की साइड है। तो इससे हमारे पास स्क्वायर की साइड निकल गई। जब स्क्वायर की साइड आ गई तो उसका स्क्वायर कर दिया तो वो उसका एरिया हो गया। तो फिर सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया 6.05। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें क्या है, 2 पॉइंट P एंड Q लाई ऑन द लाइन, लाइन क्या है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। These 2 point P and Q are at the distance 2 unit from another point R। मतलब ये जो दो पॉइंट आपके पास है P और Q, वो क्या करते हैं, एक लाइन जो हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इसको सेटिस्फाई करते हैं, इस पर लाई करते हैं। फिर उसके बाद ये बताया जा रहा है जो P और Q है, P और Q जो पॉइंट है, ये मान लो P है और ये Q है, तो यहाँ पर एक R पॉइंट और है जिसके कोऑर्डिनेट हमको 1,5 दिए गए हैं। फिर ये बताया जा रहा है P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है D, जो कि 2 यूनिट है, और जो Q और R के बीच की डिस्टेंस है D2, ये भी 2 यूनिट है।
तो ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि पी और क्यू की वैल्यू क्या है। पहले बात तो पी और क्यू की जो पॉइंट है वो दोनों पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसने बोल दिया है कि ये दोनों पॉइंट किसमें है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी पॉइंट है वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसके अलावा हमको कुछ नहीं पता, ये मानते हैं। ये जो फर्जी दिया गया है, मतलब देखो ऑप्शन ना दिए होते तब निकालने के लिए काम आता है। क्या मान लेते हैं कि इसके पॉइंट x1 y1 है, इसके पॉइंट x2 y2 है, फिर उसके बाद इसकी साथ कंडीशन लगाते, फिर इसके साथ निकालते, फिर उसके बाद इस पॉइंट को इस पर लाई कराते हैं, तो x1 y1 में एक रिलेशन निकलती, एक रिलेशन इससे निकलती, एक रिलेशन इससे निकलती, 4 इक्वेशन बनाते, 4 अननोन थे, निकाल लेते, काम हो जाता। लेकिन जब हमको क्या है कि ऑप्शन दिया हुआ है तो क्या करें, ऑप्शन को पुट करें इस इक्वेशन पे, जो सेटिस्फाई कर दे वही आंसर होगा। तो क्या करते हैं, पहला ऑप्शन पुट करते हैं, पहला ऑप्शन पुट करो, फिर दूसरा पुट करो, फिर तीसरा पुट करो, फिर देखते हैं कौन सेटिस्फाई करता है और उसको हम बता देते हैं कि ये मेरा आंसर है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना है, ऑप्शन को पुट करना है। सबसे सिंपल तरीका यही है, बाकी आप निकाल लेंगे तो निकालते रहें, कोई दिक्कत नहीं, सब निकालते हैं बैठ के, लेकिन समय बचाना है और सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए में इक्वेशन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसका पहला पॉइंट लेते हैं, ये वाला पॉइंट। y की जगह क्या रखेंगे, y की वैल्यू ये है, इसको रखेंगे। y की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस 4 बाई रूट 5 इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है, ये वाली रही है x की वैल्यू, इसको पुट करेंगे। 2 टाइम्स x की वैल्यू कितना है, 1 प्लस 2 बाई रूट 5 ब्रैकेट बंद, ठीक है, प्लस 3 है। अब इसको सॉल्व कर लो, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 रहेगा, ऐसे ही लिख दो, प्लस 4 बाई रूट 5, इसको ऐसे ही लिख दो, इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई से होगा तो 4 बाई रूट 5 प्लस 3, देखो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, ये 5 से ये 5 कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 4 रूट 5 इज इक्वल टू है 4 रूट 5, ये सेटिस्फाई कर गया। जब पहला पॉइंट सेटिस्फाई कर गया तो अब हमको दूसरा पॉइंट चेक करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट चेक करते हैं। तो इसका मतलब ये, अब इसको चेक करें, जब इसको चेक करेंगे तो क्या आएगा, y की जगह कितना रखेंगे, 5 माइनस 4 रूट 5 इज इक्वल टू 2 की जगह, x की जगह कितना है, 2 की जगह तो 2 ही रहेगा, x की वैल्यू ये रखेंगे यानी 1 माइनस 2 रूट 5, ठीक है। और इसके बाद क्या है, प्लस 3, फिर सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 4 रूट 5 इज इक्वल टू 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस का 4 रूट 5 प्लस 3, ठीक है। यहाँ से 3 और 2 5 होगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा, वही बात आ गई, 4 रूट 5 इज इक्वल टू 4 रूट 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी सेटिस्फाई कर गया। अब जब ये सेटिस्फाई कर गया तो इसके आगे हम चेक भी नहीं करेंगे, बाकी जिसको चेक करना है चेक कर सकता है, बाकी कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि पी और क्यू की जो पॉइंट है वो क्या है, 1 प्लस 2 डिवाइड बाई रूट 5 कॉमा 5 प्लस 4 रूट डिवाइड बाई 5, ये हमारा पी के पॉइंट हो गया और ये वाला क्यू के पॉइंट हो गया। तो ऑप्शन आपका ए हो गया। समझ में आ रहा है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, तो लगा ही रहे। देखिए अगला क्वेश्चन जो है एनडीए में, इसमें क्या है कि आपसे एबीसी एक ट्रायंगल है जिसके ए के कोऑर्डिनेट दिए जा रहे हैं 3,5। इसके बाद बताया जा रहा है कि जो मिड पॉइंट है ए बी उसका कोऑर्डिनेट है -1,2 और जो ए सी का मिड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है 6,4। ठीक है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट का सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट आपसे पूछ रहा है। कहानी कुछ ऐसी है कि ट्रायंगल हमको दिया जा रहा है क्या, ए, इसके कोऑर्डिनेट हमको बता दिए गए शराफत से 3,5। इसके बाद बी बताया गया और ये सी बताया गया। बी और सी के कोऑर्डिनेट ना देके
उसने क्या किया है, लाइन जो हमारे पास ए बी है इसका मिड पॉइंट दे दिया है, वो क्या दिया गया है -1, 2, और इसका भी मिड पॉइंट दे दिया गया है 6, 4। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट बताने हैं। अगर ये x, y कोऑर्डिनेट है तो ये हमको बताने हैं। क्या करते हैं कि x1, y1 को मान लेते हैं कि ये b का कोऑर्डिनेट है, x2, y2 को मान लेते हैं कि ये c का कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और इसको मान लेते हैं कि ये x3, y3 है, ठीक। अब हमें क्या करना है, x3, y3 तो दिया है, लेकिन x1, y1 और x2, y2 नहीं गिवन, लेकिन मिड पॉइंट दे दिए हैं ए बी का। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, अगर हमको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू होता है मिड पॉइंट का x एक्सिस का कोऑर्डिनेट, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 ये होता है मिड पॉइंट के y एक्सिस का कोऑर्डिनेट। उसी का यूज करना है और b के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ b, कोऑर्डिनेट ऑफ b, इसके लिए क्या करेंगे, मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 प्लस, इसको मान लेते हैं x3, कितना है 3 है, डिवाइड बाई 2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके -1 के, क्योंकि ये मिड पॉइंट है x एक्सिस पे। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो x1 प्लस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा -2। जब इसको सॉल्व करके लाएंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी -5, तो x1 आ गया। वैसे ही y1 निकाल लेंगे तो y1 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये y1 है, y1 प्लस 5 इज इक्वल टू 4, सॉल्व करके लाएंगे तो यहाँ से हमारे पास y1 आ जाएगा -1। इसका मतलब ये हुआ कि b का जो कोऑर्डिनेट हमारे पास निकल आया -5 और -1 आ गया। इसको यहाँ पर लिख सकते हैं -5 और 1, वो भी माइनस का। अब क्या करना है, अब कोऑर्डिनेट निकालने हमको इसके c के। तो कोऑर्डिनेट ऑफ c, कोऑर्डिनेट ऑफ c, तो इसके लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, x2 डिवाइड बाई x2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, x2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, ये किसके इक्वल होगा, इसका मिड कोऑर्डिनेट जो है मिड पॉइंट का 6 के बराबर होगा। यहाँ से x2 प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 12, यहाँ से x2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9, और y2 प्लस 3, सॉरी y2 प्लस 5 है ना, डिवाइड बाई 2, इन दोनों के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट लगाना, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 के बराबर, ये लिख देंगे 4। तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो y2 प्लस 5 इज इक्वल टू आ जाएगा 8, तो यहाँ से y2 की वैल्यू आ जाएगी 3। तो c के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 9, 3, तो इसको भी लिख दो यहाँ पर 9, 3। बस अब क्या करना है, सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट लगाना है। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या किया जाता है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट हमने क्या माने, x, y माना है, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, और y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो देख लो फिर जो कोऑर्डिनेट हमको दिए गए हैं, ये कितना है 3, 5 माइनस का वो 9, x1 कितना है -5 है, x2 कितना है 9 है, और x3 कितना है 3 है। तो -5 प्लस का 9 प्लस का 3 डिवाइड बाई 3, इसमें आ जाओ y1 कितना है -1 है, y2 3 है, और y3 कितना है 5, -1 3 और 5, -1 प्लस 3 प्लस 5, ये डिवाइड हो जाएगा 3 से, कितना आ जाएगा, जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 12 से 5 जाएंगे 7/3, यहाँ से 8 से 1 जाएगा तो 7/3, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 7/3, 7/3 ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है आपको, ABC
एक एक्यूट एंगल है, लेकिन कंडीशन ये है कि आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस का मतलब है कि इसके दो साइड बराबर होंगे और दो एंगल बराबर होंगे। फिर उसके बाद ये बताया जा रहा है ये कैसे बनता है। दो लाइन है जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, 7x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 एक लाइन, दूसरी लाइन है x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या एंगल बनाती है ये नहीं पता हमको, लेकिन आपसे ये कह रहा है जो दो एंगल इक्वल हैं, इफ थीटा इज वन ऑफ द इक्वल एंगल, मतलब जो दो एंगल इक्वल हैं उनमें से जो एंगल बन रहा है उसको थीटा कहा जाएगा। ठीक है, तो आपको कॉट थीटा की वैल्यू बतानी है। तो वो कहानी ऐसी है कि जैसे हमारे पास एक लाइन ये है, मान लेते हैं एक लाइन ये है, इस लाइन को हम क्या नाम देते हैं, इस लाइन को हम कह सकते हैं 7x माइनस वाई माइनस का वाई है, माइनस का वाई माइनस का 3 बराबर 0, एक लाइन ये है। दूसरी लाइन जो है वो ये लाइन है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, ये जो दोनों लाइन है मान लेते हैं ये एंगल कितना बना रही है, फाई आपस में। ये पॉइंट हमारा ए है और ये बी है और ये सी है। ये जिस पॉइंट पे एंगल बना रही है आपस में वो एंगल फाई है, जबकि जो एंगल इक्वल है, यानी क्योंकि ये साइड बराबर है ये साइड के आइसोसेलेस के केस में, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक, एक कहानी ये हो जाएगी। किसी भी एंगल के तीन एंगल अगर होते हैं ट्रायंगल में, तो तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। इसका मतलब ट्रायंगल की जो कंडीशन होती है थीटा प्लस फाई, ये बराबर होगा 180 के। तो यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस का फाई। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं, कितना आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 5/2। अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ कॉट थीटा ले लेते हैं। यहाँ से कॉट थीटा आ जाएगा हमारे पास कितना, कॉट 90 माइनस 5/2। तो यहाँ से हम जब निकालेंगे, क्योंकि हमको कॉट थीटा निकालना था इस वजह से हमने कॉट थीटा ले लिया है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 90 में चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा tan फाइव बाई tan 5/2। tan 5/2 आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 5/2 को कॉस के रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 5 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा tan 5/2। tan 5/2 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 5 डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 5। ये क्यों लिखा है अभी पता चल जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 हो गई। इतना काम हो चुका है, इसको साइड पे लिख देते हैं, आगे इसका यूज होगा बताएंगे फिर। अब क्या है, अब हमारे पास जब दो लाइन दी होती है, पहली लाइन क्या है 7x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, तो इसको y बराबर mx प्लस सी के रूप में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 7x माइनस 3। तो यहाँ से हमारे पास m1 की वैल्यू आ जाएगी कितना, स्लोप 7 आ जाएगी। दूसरी जो लाइन है क्या है, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, जब इसको y बराबर mx प्लस सी के रूप में लिखेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 5। तो यहाँ से हमारे पास m2 की वैल्यू आ जाएगी कितना, स्लोप आ जाएगी -1। अब दो लाइन आपस में जब इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच का एंगल हमने कितना माना है, ये फाई माना है, फाई माना है ना एंगल। तो m कहें या फिर tan फाई कहें, क्योंकि हमने फाई माना है इस वजह से tan फाई कहेंगे यहाँ पे। ठीक, तो ये इसका फार्मूला होता है m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m2 m1। इसके बाद मॉड लगा दिया जाता है। मॉड लगाने का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू आएगी हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे। m1 की वैल्यू हमने निकाल ली, m2 की वैल्यू निकाल ली है, इसको रखते हैं, तो यहाँ से हमारे पास tan फाई की वैल्यू आ जाएगी। तो जब इसको करेंगे तो क्या आएगा, m1 कितना है 7 है, m2 कितना है -1, और ये यहाँ पे माइनस पैसे लगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1
-1 का 7 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा -7। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 8 डिवाइड बाई -6। क्योंकि हमने मॉड लगा दिया इस वजह से पॉजिटिव वैल्यू लेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4/3। यहाँ से हमारे पास क्या आ गई tan phi की वैल्यू। tan phi की वैल्यू तो आ गई, लेकिन हमको चाहिए किसकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे tan phi/2 है। अगर हम cos phi की वैल्यू निकाल लें तो उसको यहाँ पे रख के tan phi/2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से यहाँ से हम क्या करते हैं cos phi/2 निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, ये डायग्राम बना लो। यहाँ पे मान लेते हैं ये फाई एंगल है, तो इसके सामने की डायमेंशन परपेंडिकुलर होती है और ये बेस होता है, बेस 3 है। ये जो दिया है इसको लिख दिया 4। फिर उसके बाद ये हाइपोटेनस होता है, स्क्वायर रूट करके इनका स्क्वायर जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 25। 25 का वर्गमूल 5 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास cos phi की वैल्यू आ जाएगी कितनी, cos phi की वैल्यू आ जाएगी 3/5, क्योंकि ये होता है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस। ये वैल्यू cos phi की वैल्यू इस पे पुट करो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे, इन इक्वेशन फर्स्ट में जब ये वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा tan phi/2। tan phi/2 ही तो हमारे पास cot थीटा के बराबर है, यही तो हमारा cot थीटा है। तो बस इसको पुट करो यहाँ पे, 1 माइनस cos phi की वैल्यू कितनी 3/5 डिवाइड बाई 1 प्लस 3/5। इसको सॉल्व करो, ये हमारा cot थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये tan phi/2 cot थीटा के बराबर है। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा अंडर रूट के अंदर 5 - 3, और ये कितना आ जाएगा 5 + 3। ठीक है, 5 5 कट जाएगा आपस में, अंदर क्या बचेगा 2 डिवाइड बाई 8। 2 से 8 काटेंगे तो बचेगा 1/4। 1/4 को जब बाहर निकालेंगे तो 1/2। तो आंसर हमारा आ जाएगा 1/2। इतना सा कॉन्सेप्ट था। देखो सॉल्व करने में पूरे दिखाना पड़ता है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए ना, सीधा हम लगाते हैं और कॉन्सेप्ट लगा के अपना निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा दिखाना पड़ता है कैसे आया। ज़्यादा 1 मिनट से 1.5 मिनट लगता समय। अगला क्वेश्चन क्या है ये देख लो। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन द पैराबोला y बराबर 8x द फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P लाई ऑन इट्स 8 यूनिट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो जब भी y का स्क्वायर होता है तो इसका मतलब जो हमारा पैराबोला बनेगा वो उसका मुंह x की तरफ होगा। ये याद करने का तरीका है, जब भी y की तरफ होता है तो उसका जो फोकस बनेगा, उसका जो मुंह रहेगा वो x एक्सिस पे रहेगा, क्योंकि y स्क्वायर है इस वजह से ये x एक्सिस पे रहेगा। ठीक है, हमारे पास पैराबोला क्या दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। इसकी कंपेयर करेंगे किससे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से। 4ax से जब कंपेयर करेंगे तो 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4a की वैल्यू आ जाएगी 8। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 2। वही इसका फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, फोकल लेंथ आ जाएगा 2,0। ठीक है, 2,0 आ गया। अब देखो क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ये पैराबोला थोड़ा बड़ा बना लो यहाँ पे। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो कोऑर्डिनेट P के हैं, मान लेते हैं पैराबोला पे एक पॉइंट यहाँ पर P है। ठीक, इस पॉइंट से जो कोऑर्डिनेट P तुम्हारा है, इससे कहानी ये है कि इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं आपको। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो कोऑर्डिनेट है इनके और जो फोकल लेंथ है उनके बीच की डिस्टेंस बराबर है, ये हमको बताना है, ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है। तो इसकी कहानी के हिसाब से यहाँ पे आओ, आपसे ये कह रहा है कि ये डिस्टेंस हमारे पास जो है, ये वाली डिस्टेंस ये 8 यूनिट है, ये बतानी है। तो सबसे पहले जो हमें कोऑर्डिनेट दिए गए उसको लिख दो। पी के कोऑर्डिनेट क्या दिए जा रहे हैं 6,4√3। अब 2,0 और 6,4√3 की बीच की डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, दो पॉइंट हमको गिवन होते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला ये होता है, ब्रैकेट के अंदर जाएंगे √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यही डिस्टेंस का फार्मूला होता है, इसी का यूज करते हैं और देखते हैं क्या डिस्टेंस 8 यूनिट आ रही। अगर 8 यूनिट आती है तो इसका मतलब ये सही बात है,
चलो यहाँ पर इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो बस इसको यूज करें, यहाँ पे लगाते हैं। x1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4√3 और y1 0 है, तो 4√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, ये सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 16, क्योंकि ये 2 घटेगा -4 आएगा, -4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे करेंगे कितना आएगा 16 और 3 का मल्टीप्लाई 60 48। जब इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 64, और 64 जब आएगा तो इसका रूट आ जाएगा 8। इसका मतलब ये बात सही है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 8 यूनिट है। ये बात सही हो गई, पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि जो डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स का मतलब है कि जो डायरेक्ट्रिक्स होता है वो इसके फोकल जितनी दूरी पे होता है, जितनी दूरी पे फोकल होता है उतनी दूरी पे ही होता है। यानी जितनी दूरी पे फोकल पॉइंट होगा इसका, उतनी दूरी पे इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा पैराबोला का। इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 2,0, 2,0 आ जाएंगे। अब ये कह रहा है इसके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या ये भी इसके बराबर है, तो इसको निकालना है। इनके बीच की डिस्टेंस भी कितना आएगा, इनके बीच की भी डिस्टेंस 8 यूनिट आएगी। ये बात भी सही है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा, इसका भी कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा। ये बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो ये बराबर आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बात भी हमारी सही है, ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। जितनी दूरी पे ये होता है उतनी दूरी पे ये होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच की बराबर आ जाएगी। इस वजह से हमारा ऑप्शन बोथ आर करेक्ट। जो डिस्टेंस हमारी ये निकल के आती है, हमेशा याद रखना, अगर डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं तो जो डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस ये होती है। जो डिस्टेंस ये निकल के आएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना 8 यूनिट है, तो ये भी 8 यूनिट होगी। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमेशा याद रखना कि जो डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस इनके परपेंडिकुलर के बीच की होगी इस पॉइंट से। तो ऑप्शन आपका आ जाएगा बोथ आर करेक्ट। समझ में आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यानी जो कि वाई एक्सेस पे होता है डायरेक्शन कोसाइन, तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉस, कितना एंगल दिया गया है इसके साथ π/4, तो इसको π/4 लिख दो। कॉस π/4 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1/√2। ठीक है, इसके बाद आपको बताया जा रहा है कि जो n है, जो कि कॉस कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा, तो ये कॉस थीटा हो गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई कॉस थीटा। डायरेक्शन रेशियो में एक क्वालिटी ये होती है, कंडीशन ये होती है कि इनके वर्गों का जो योग होता है, यानी स्क्वायर जो होता है डायरेक्शन कोसाइन के, जो उनका सम होता है ये 1 के बराबर होता है। यानी l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 के बराबर आती है। इस वाली कंडीशन का यूज करो। यहाँ से l की वैल्यू हमने कितना निकाल लिया 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। m की वैल्यू कितनी निकाली 1/√2, इसका होल स्क्वायर कर लो, प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस n स्क्वायर बराबर 1। इसको सॉल्व करो, n स्क्वायर की वैल्यू निकालो कितना आएगा। तो या इसको सब राइट साइड भेज दो 1, इसमें एलसीएम ले लोगे कितना आएगा 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, फिर इसके बाद एलसीएम ले लो तो 4 - 3 डिवाइड बाई 4, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4। यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 1/2। अब हमारे पास n की दो वैल्यू आ गई, एक n हमारा पॉजिटिव है, दूसरा n हमारा निगेटिव है। तो अब हम क्यों कौन सी वैल्यू लेंगे, कौन सी नहीं लेंगे, इसको भी सोचना है। देखो n निगेटिव हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो वेक्टर दिया गया है पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन पे, पॉजिटिव z डायरेक्शन में, अगर ये माइनस का k दिया होता तब हम निगेटिव वाला लेते हैं, या फिर दोनों दिए होते तो दोनों वैल्यू लेते हैं। तो इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू दी गई है वेक्टर की वो पॉजिटिव x एक्सिस पे, सॉरी पॉजिटिव z डायरेक्शन पे दी गई है। n की जो वैल्यू निकल के आई उसको इसमें पुट कर दो,
तो हमारे पास n इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी 1/2, ये बराबर हो जाएगा कॉस थीटा के, ये कॉस थीटा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2। तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन के जो कंपोनेंट आ जाएंगे, बस इन्हीं को रख दो, 1/2, 1/√2 और 1/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये 1 हो जाएगा। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर नीचे नहीं करना, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा यहाँ पे, और ये 1 आ जाएगा। तो यही हमारे पास कंपोनेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है कि आपको क्या कहे, कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स की कंडीशन के साथ कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इनके विषय में हमको देखना है। पहला पॉइंट दिया जा रहा है, द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पहली बात, मान लो कोई दरवाजा है आपके पास, ये रॉड है, ये रॉड जो है अपनी एक्सेस के अबाउट रोटेट कर सकती है, ऐसे घूम सकती है, ठीक है, ये रोटेशन इसको हो सकता है, ये इसकी एक्सेस है। अब इसमें क्या करोगे, कोई हैंडल लगा दो जिससे इसको घुमाओगे आप, क्या कहते हैं, कब्जा कहते हैं, क्या कहते हैं, जिससे जकड़ा जाता है दरवाजा। अब एक यहाँ पे फोर्स, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, हैंडल से लेके इसको हम घुमाएंगे, जब इसको घुमाएंगे तो ये ऐसे जाएगी, ऐसे रोटेट होगी, यानी ऐसे इसको घुमा सकते हैं। तो यही कह रहा है, द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यानी यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे, जितना बड़ा हैंडल होगा, जितनी दूर से फोर्स लगाएंगे, उतनी आसानी से इसको हम रोटेट कर लेंगे। एक फोर्स यहाँ पे लगा रहे हैं इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, एक फोर्स यहाँ लगा रहे हैं बी पॉइंट पे, एक फोर्स यहाँ लगा रहे हैं सी पॉइंट पे। जब ए पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे तो इसका जो फोर्स है वो कम लगेगा और आसानी से घूम जाएगा, बी पे लगाएंगे तो उससे ज़्यादा लगेगा, और सी पे लगाएंगे तो उससे ज़्यादा लगेगा, और जब यहाँ पे बिल्कुल इसके कॉन्टेक्ट पे लगाएंगे तो ज़्यादा ही फोर्स लगेगा। और ये कह रहा है कि जो फोर्स है वो जहाँ पर लगाते हैं वो उस पर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट है। ये तो बात गलत है, क्योंकि ये डिपेंड करता है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। फिर उसके बाद, द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट लाइन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बिल्कुल बात सही है, किस डायरेक्शन पे लगा रहे हैं इस पे डिपेंड करता है। तो ये आई जे के कहीं पर भी लगा सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात सही है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन हो गए। अब इसके बाद जो होगा आगे मिलेंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एनडीए का इसमें क्या है, एनडीए 2020 की जो सीरीज हम लोग चल रही है उसका अगला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपसे कह रहा है कि लेट y1x एंड y2x बी टू सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें इसके दो सोल्यूशन है, एक y1x, दूसरा है y2x। फिर इसके बाद ये बताया जा रहा है कि y1 0 इज इक्वल टू 0 है, y2 0 इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व y1x एंड y2x। यानी ये जो कर्व बनेगा इन दोनों के बीच कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हमको बताना है, ठीक। तो जो इक्वेशन दी गई है, क्या दिया गया है, dy/dx इज इक्वल टू क्या है, x गिवन हमको। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले dy को इधर लिख दें और x dx को इधर लिख दें, ठीक है। अब हम इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन का निशान लगा दो, तो ये हो जाएगा हमारा y इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, x² डिवाइड बाई 2 प्लस c एक कांस्टेंट होता है। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, ठीक। इसके बाद इसने बताया कि इसके दो सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन मान लेते हैं y1 है, y1x इज इक्वल टू क्या आएगा,
एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस सी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू 0 रखना है। x की वैल्यू 0 रखेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 रहेगी। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y1 0 हो जाएगा, y1 ब्रैकेट में 0, तो इसमें इसकी वैल्यू कितना गिवन है, 0 गिवन है, तो यहाँ 0 आ जाएगा, प्लस x की जगह 0 प्लस c की जगह हमें पता करना है क्या है, यहाँ पे इक्वल का निशान है, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट की है। ठीक, इसकी वैल्यू पुट की है, यहाँ पे लगा देते हैं सही से, ये हमारा 0 के बराबर है, तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 0। जब c की वैल्यू 0 आ गई, ठीक, c की वैल्यू 0 आ गई तो हमारे पास y1 x इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये एक पैराबोला की इक्वेशन बन गई, पैराबोला की इक्वेशन बन गई। ठीक, जो ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आगे कुछ है नहीं। अब दूसरी कंडीशन लगाएंगे, दूसरा कंडीशन के लिए दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। अब क्या लगाएंगे, y2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला है कि दो सोल्यूशन है, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू प्लस सी। अब यहाँ पे y2 की जगह x की जगह 0 पुट करो तो क्या आ जाएगा, ये y2 0 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू गिवन है हमको क्वेश्चन में 4, तो इसको लिख देंगे 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, x की जगह 0 हो जाएगा प्लस c, तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 4। इस c की वैल्यू 4 को जब हम रख देंगे इस पे, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी क्या, y2x इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गई। एक ये पैराबोला की कंडीशन है, एक ये है। अब क्या करना है, अब हमको निकालना है इनके बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का मतलब है कि इन दोनों को सॉल्व करें, एक तरीका ये, लेकिन दोनों में क्या कंडीशन है कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे y1x की वैल्यू क्या है ये नहीं पता, y2x की वैल्यू क्या है ये भी नहीं पता। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर रख सकते हैं कि क्या करें, y1 एक्स स्क्वायर बाई 2 की जगह y1 रख दें, तो इससे एक रिलेशन निकल आएगी, y2 माइनस y1 के डिफरेंस आएगा 4 आएगा। लेकिन क्या इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको नहीं बता सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा करेंगे तो पता चल जाएगा। वैसे इससे भी पता चल जाएगा कि कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं आएगा, लेकिन हम पहले सबसे पहले ग्राफ ड्रा करते हैं। पैराबोला की कंडीशन है, पैराबोला का ग्राफ बनाते हैं। ठीक, जब हमारे पास y बराबर 4ax दिया होता है तो इसका मतलब क्या होता है, जो ग्राफ मेरा बनेगा y स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ax, तो ये पैराबोला होता है। ये पैराबोला हमारा जिसका स्क्वायर होता है उसके नहीं बल्कि दूसरी तरफ जाता है, यानी ये एक्स एक्सिस पे आता है। लेकिन हमारे पास जो पैराबोला दिया जा रहा है वो क्या है, एक्स स्क्वायर के रूप में है, यानी इसका ग्राफ ऊपर की तरफ बनेगा। तो पहला ग्राफ देखो, जो पहला ये ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, तो मेरा कर्व ऐसे बन जाएगा पैराबोला का। ठीक है, ये पैराबोला बन गया। दूसरा ग्राफ ये ओरिजिन से पास हो रहा है, यहाँ पे ओरिजिन है 0 0। दूसरा जो ग्राफ ड्रा होगा पैराबोला का, अगर x बराबर 0 y बराबर 0, तो ये स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा है, x बराबर 0 पे ये y 4 आ रहा है, तो यानी यहाँ पर स्टार्टिंग इसकी होगी 4 से, तो यहाँ से स्टार्ट होगा कहीं पे। अगर ये पॉइंट 4 है तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, अब ये ग्राफ कहाँ पर कांटेक्ट करेगा इसके विषय में तो नहीं कह सकते हम, लेकिन इनफाइनाइट पे कहीं पर कांटेक्ट कर लेगा। फिलहाल के लिए यहाँ ये पॉइंट जो है हमारे पास, इन दोनों के बीच कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं आएगा, यानी कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। समझ गए, ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और चैनल को देखते रहें। जो क्वेश्चन किसी भी कैसा भी क्वेश्चन हो नहीं समझ में आता तो इस पे भेजें, कमेंट्स करें, हम उसको बताएंगे। द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द कर्व y इज इक्वल टू ई एक्स ब्रैकेट में a cos x प्लस b sin x वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब a और b जो है कांस्टेंट है। इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करने का मतलब है, जो हमारे पास कर्व दिया हो, जैसे गिवन क्या है, जो गिवन कर्व है उसको देखो, y इज इक्वल टू
ई की पावर एक्स ब्रैकेट में जाओगे ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये हमारे पास गिवन है। अगर हमको इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में बनाना है तो इसमें जितने भी कांस्टेंट हैं इस सब को रिमूव करना होगा, कांस्टेंट को हटाना होगा, यानी ए और बी जो कांस्टेंट आ रहे हैं इनको हटाना है, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऑप्शन देखो डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स, ये इसको चेंज करना है। तो क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स जो होता है उसको हम वाई वन भी कहते हैं, डी टू वाई डी एक्स जो होता है इसको हम वाई टू कहते हैं, और जो गिवन है वो तो वाई है ही है। तो सबसे पहले हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा, फिर उसके बाद डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालना होगा, तो अब हम बता पाएंगे कि क्या कंडीशन बनती है और ऑप्शन हमारा मिल पाएगा, ये डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो पहला हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। पहला जो है डी वाई बाई डी एक्स या वाई वन, इसको हम डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। ठीक, क्या करना है, दिए गए कर्व को वाई एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, दिए गए कर्व को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। हम इसको क्या करेंगे, इसको एक मान लेंगे और इसको दो मान लेंगे, पहला और दूसरा। तो डिफरेंशियल अगर दो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, डिफरेंशियल क्या होता है, पहले का डिफरेंशियल दूसरे को वैसे ही लिख दें, प्लस दूसरे का डिफरेंशियल पहले को वैसे ही लिख दें। ठीक है, पहले का डिफरेंशियल दूसरे को वैसे ही रखना है, दूसरे का डिफरेंशियल पहले को वैसे ही रखना है। तो दो फंक्शन हो गए, एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा। तो पहला फंक्शन क्या है, इसको हम x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे e की पावर x को, तो क्या आएगा, e की पावर x आएगा। e की पावर x को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो सेम आता है, पहले को हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो दूसरे को क्या करना है, ऐसे ही रख देना। दूसरा क्या है, a cos x प्लस b sin x। ठीक है, अब क्या करना है, प्लस का निशान लगाना है, पहले को ऐसे ही लिख दो, पहला क्या है e की पावर x, इसको ऐसे ही लिख दिया, और जो दूसरा है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। देखो cos x का डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में माइनस, क्या होता है, माइनस साइन x, ये क्या आ जाएगा, a साइन x। ठीक है, प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन होता है x के रिस्पेक्ट में कितना, cos x, तो ये क्या आ जाएगा, b cos x। ठीक, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ये सब यूज करके हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब हम इसको अरेंज कर देते हैं, साइन वाला एक तरफ ले लेते हैं, cos वाला एक तरफ ले लेते हैं। ठीक, तो अब क्या करें, e की पावर x दोनों से कॉमन ले लो, e की पावर x दोनों से कॉमन हुआ, a एक तरफ से कॉमन आएगा, b दूसरी तरफ से कॉमन आएगा। तो a कॉमन लेना चाहते हो तो a cos x और माइनस का a sin x, इसको एक तरफ ले लो, a बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, cos x माइनस का sin x। ठीक है, प्लस b कॉमन ले लो, तो b कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये और इस पार्ट की बात हो रही है, तो यहां बचेगा sin x प्लस cos x। ठीक है, तो ये ब्रैकेट बंद हुआ। ये हमारा किसकी वैल्यू निकल आई, डी वाई बाई डी एक्स की, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकल आई है। इसको एक इक्वेशन मान के शांति से बैठते हैं, आगे देखते हैं क्या करना है। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, यानी ये जो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स निकला है, इसको डी वाई बाई डी एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे दोबारा, तो ये हमारे पास निकल आएगा। चलो फिर इसमें मान लेते हैं ये पहला फंक्शन, और इसका जो ये पार्ट है ये दूसरा फंक्शन हो गया, पूरा पार्ट। ठीक है, अब इसको करते हैं। तो दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने का तरीका क्या है, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे को ऐसे ही रख देना है। तो पहला डिफरेंशिएशन e की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर x आएगा, ब्रैकेट में जाओ, दूसरे को वैसे ही रख देना है, इसको मतलब जैसा है वैसे ही लिख देना है, a ब्रैकेट में cos
एक्स माइनस साइन एक्स प्लस बी कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या है, दूसरे का, पहले का तुमने डिफरेंशिएशन करा, दूसरे को ऐसे ही रख दिया। अब दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले को ऐसे रख देंगे, तो यहां पर लगा देते हैं प्लस, यहाँ पे प्लस लगा दो ई की पावर एक्स, क्योंकि दूसरा पहला फंक्शन ऐसे ही रख दिया, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है, तो इस वाले का डिफरेंशिएशन करोगे अलग और इस वाले का अलग डिफरेंशिएशन करोगे। तो पहले इसको कर लो, ए बाहर रखो कांस्टेंट है, अंदर क्या होगा, अंदर जो cos x है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और अंदर क्या है, माइनस साइन एक्स है, माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस होता है और साइन x का cos x होता है। cos x का माइनस साइन x होता है और साइन x का cos x होता है, सीधे माइनस नहीं आता। अब इसमें देख लो, प्लस बी बाहर रहेगा, अंदर क्या है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, इसका जब डिफरेंशिएशन होगा तो कितना आएगा cos x। यहाँ पे देखो ये क्या है cos x का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा माइनस का साइन एक्स, ये ब्रैकेट बंद हुआ। ठीक है, इसको अरेंज करो, इसको अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, इसको अरेंज करने के लिए, इसको अरेंज करना है हमको। सबसे पहले क्या करेंगे, ई की पावर एक्स को कॉमन ले लो, यहां सही कर दे जिससे स्पेस कम ना पड़े। ठीक है, सबसे पहले ई की पावर एक्स को कॉमन ले लोगे, इक्वल में ई की पावर एक्स सबसे कॉमन आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे देखो ए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ पर भी ये है, ए वाला पार्ट कॉमन लेंगे, इन दोनों को एक साथ लाएंगे, तो ए बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, अंदर एक तरफ ऊपर वाले में जो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये वाला पार्ट आ गया। अब ये वाला पार्ट लिखो, ये तो ये क्या आएगा माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आओ प्लस, अब बी कॉमन ले लो, बी कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, ये वाला पार्ट ले लो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये वाला पार्ट ले लो, यहाँ पे क्या आएगा प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब इसको अरेंज करो, देखो क्या करता है क्या नहीं करता। यहां से देखो माइनस का साइन एक्स, ये माइनस का साइन एक्स, ये प्लस का कॉस एक्स, ये माइनस का कॉस एक्स, तो ये कट जाएगा आपस में। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचेगा, ई की पावर एक्स, अंदर देखो यहाँ पे माइनस का ये है, ये माइनस का, तो माइनस का 2a माइनस का 2a, ब्रैकेट में क्या बचेगा, सॉरी ब्रैकेट में क्या मल्टीप्लाई साइन एक्स से, क्योंकि कॉस तो खत्म ही हो गया यहाँ से। यहाँ पे क्या बचा, साइन 2x, साइन एक्स सॉरी माइनस 2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना। अब यहाँ पे प्लस बी में आओ, क्या है देखो, बी में साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, यहाँ पे ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कट गया। यहाँ पे क्या बचा 2b कॉस एक्स, ये हमारा क्या आ गया d2 y dx स्क्वायर। अब इसको और आगे करो तो इसे क्या करोगे, 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा 2e की पावर x, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, अंदर b हम आगे लिख देना इस वजह से क्योंकि प्लस में है, b cos x माइनस a sin x। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू यहां से हटाओ, यहां से क्या करोगे, e की पावर x b cos x, ये b है। अब हमें क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को हटाना है, बस काम हो जाएगा। पहली इक्वेशन देखो, यहाँ पे क्या है, e ब्रैकेट में a cos x माइनस साइन एक्स, b साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हमारे पास जो गिवन है उसका यूज करना है, ये जो गिवन है y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर लिख सकते हैं e की पावर x cos a x, सॉरी y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर e की पावर x ब्रैकेट में a cos x प्लस b sin x। ये जो वैल्यू है हमारे पास y की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। कहाँ पे हमको पुट करना होगा, इसको ऐसे रूप में बनाना होगा, ये जो ऊपर दिया हुआ है
फिर हम इसे पुट कर देंगे। चलो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर इसको सेकंड दे दो और पहली इक्वेशन में पहुंच जाओ। ये पहली इक्वेशन है हमारी, इसमें इसमें काम करना है। उसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, डी वाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई डी एक्स, ई की पावर क्या है, ई की पावर एक्स को अंदर ले जाओ, ई की पावर एक्स को अंदर ले जाएंगे, लेकिन कंडीशन के साथ क्या है, ए कॉस एक्स, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो इसमें जो ए कॉस एक्स वाला ले लें अलग, ए कॉस एक्स, और यहां से बी साइन एक्स वाला ले लें प्लस बी साइन एक्स, ये एक तरफ हो जाएगा। इस वाले पार्ट में हमने क्या किया, इस इक्वेशन में ए कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करके और प्लस बी कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करके इसको इधर लिख दिया प्लस। अब यहाँ पे जाओ, यहाँ पे क्या है, ई की पावर एक्स बाहर रखो, अंदर क्या है, ये माइनस वाला, माइनस का ए साइन एक्स, ठीक है, और प्लस का बी कॉस एक्स, ठीक, ये हमने लिख दिया। अब देखो यहां से इस वाले पार्ट से ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू, वो हमारी ये वैल्यू बन चुकी है। कौन सी वैल्यू बन गई है, ये वैल्यू बन गई है, लेकिन आधी है, मतलब 2 से अगर इसको डिवाइड करके, और इस वाले पार्ट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं y, जो हमारे पास ऊपर गिवन है, ये जो y है। सब कुछ अरेंज हो गया, काम हो गया हमारा। तब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या रखेंगे y, प्लस इसकी जगह क्या रखेंगे, ये 2 का जो है इससे डिवीजन करके इसकी जगह लिख देंगे, ये 1/2 डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या है। अब हमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है, तो 2 एलसीएम ले लो, डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस का 2y, और ये बराबर हो जाएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स। बस अब क्या रह गया, कुछ नहीं रह गया, डी टू डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस, इसको राइट साइड ले आए, लेफ्ट साइड सॉरी, 2y सॉरी 2, ये हो जाएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, वो भी 2 के साथ, प्लस 2y इज इक्वल टू 0। यही हमको निकालना था। देखो इतना बताने की वजह से इतना टाइम लगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लगता, इससे भी कम लगता। तो ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, डी। अब किसी को इजी और चाहिए तो हमें क्या करना होगा, इजी बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर से भी इसका सोल्यूशन दिया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर से सोल्यूशन देने के लिए क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है y बराबर e की पावर 1 इंटू एक्स, ब्रैकेट में जब 1 क्यों लगाया अभी बता रहे हैं, a, ठीक है, गिवन है ना, a cos 1x प्लस b साइन 1x, b साइन 1x, ठीक है, ये है। इसको हम क्या करेंगे, e बराबर जो हमारे पास उसका क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है, उससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से e की पावर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, e की पावर का कोफिशिएंट अगर हम a डैश मानते हैं तो वो 1 दिया है, और जो i का कोफिशिएंट है यानी x के साथ जो कोफिशिएंट है वो भी 1 है, जिसको हम b मानते हैं, b डैश, ये भी 1 है। अब इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो लिखा जाता है, कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा मेरा r प्लस 1 इज इक्वल टू i, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, r इज इक्वल टू जस्ट अ मिनट, देखो इसका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कैसे लिख देंगे, ये क्वेश्चन निकालने के बाद इसको हमको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना होगा। और ये क्या होता है,
कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आर इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इसके रूप में लिखना होगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो यक्स का कोफिशिएंट या ए डैश जो माना है, या फिर इक्वेशन मानते हैं क्या, ए डैश प्लस आई बी, ये जो फॉर्म होता है एक्स वाई माने या फिर ए डैश और बी मान लें। तो अब इससे क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू या ए डैश की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू या बी डैश की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में 1 प्लस आई। अब इसको हमें क्या करना है, आर 1 को इधर भेज दो, -1 इज इक्वल टू आई सॉरी, अब दोनों और स्क्वायर कर दो, यहाँ से क्या आएगा आर -1 का और स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर। जब करोगे तो इसको क्या आएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी, आर स्क्वायर का एक्सपेंशन कर देंगे, आर स्क्वायर -2r प्लस 1 इज इक्वल टू -1। जब इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2r और ये +2 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, जहाँ पर आर है वहाँ पर, यहाँ पर आर स्क्वायर है वहाँ पर y2 लिख दो, y2 लिखने का मतलब है d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये y2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा और ये हो जाएगा क्या -2y1 प्लस 2 की जगह क्या है, जो y हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको लिखा जाएगा, तो y ये कितना है 2y बराबर 0। लेकिन मेन प्रोसेस आपका यही है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से ऐसे कंपेयर करके बना लिया जाता है, आंसर आपका सेम आएगा। करना प्रोसेस इसी से स्पीड बढ़ जाएगी, ऑप्शन आपका डी है। बाकी लास्ट में तो आंसर निकालना है, जितना स्पीड से निकाल सकते हैं निकालना है। ठीक है, समझ में आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको बंद कर लिया। अब क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। इसमें क्या है, आपको दिया जा रहा है कि इफ द डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन गिवन है ऑफ अ लाइन आर कनेक्टेड बाय रिलेशन, जो रिलेशन दी गई उनको लिख दो। पहली रिलेशन ये दी गई है कि एल स्क्वायर प्लस 2m प्लस n बराबर 0, ये पहली रिलेशन है आपकी। दूसरी रिलेशन है एल स्क्वायर नहीं है, एल है। दूसरी है आपके पास 2l माइनस 2m प्लस 3n बराबर 0। ये दो रिलेशन दी गई है और आपसे फाइंड क्या करना है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। देखो जब भी डायरेक्शन कोसाइन की बात आती है तो एक कंडीशन ये होती है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यानी जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं इनके वर्गों का जो योग होता है, सम होता है, स्क्वायर का जो सम होता है ये 1 के बराबर होता है। इस कंडीशन का यूज यहाँ पे करना है, तो इक्वेशन नंबर 3 इसको मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, m और n को l के रूप में लिख लें या m के रूप में लिख लें, यानी किसी दो को एक के रूप में लिख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, l के रूप में सबको लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले m को एलिमिनेट करते हैं। m को एलिमिनेट करने के लिए दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद क्या होगा, ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3l आ जाएगा और ये m से m कट जाएगा 2m, क्या बचेगा 4n बचेगा बराबर 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू निकल के आ जाएगी -3/4l। अब क्या करना है हमको, क्योंकि हमको वैल्यू रखनी है किसकी, n स्क्वायर की, तो इसको स्क्वायर भी कर लेते हैं। तो n स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 9/16 l स्क्वायर, एक वैल्यू ये निकल आई। अब क्या करना है, अब इसके बाद हमको n के रूप में जैसे निकाला है, अब हमको इस इक्वेशन से m को एलिमिनेट करना है, सॉरी n को एलिमिनेट करना है, जिससे हमारे पास कंडीशन आ जाए m और किसमें, l में। तो क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3l प्लस 6m प्लस 3n बराबर 0 हो जाएगा। और उसका दूसरी इक्वेशन जैसे है वैसे लिख देते हैं, 2l माइनस 2m प्लस 3n बराबर 0। अब क्या करेंगे, दोनों को आपस में सेपरेट कर देंगे, घटा देंगे, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, l बचेगा, यहाँ पे प्लस का 8m बचेगा बराबर 0। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी -1/8l। अब क्या करना है, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/64l।
ये वैल्यू निकल आएगी, ठीक है, एल स्क्वायर। अब ये एन स्क्वायर और एम स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे एल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस एम स्क्वायर की जगह कितना रखोगे, एम स्क्वायर की वैल्यू निकल के आई है 1/64 एल स्क्वायर, 1/64 एल स्क्वायर, ठीक है। एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 9/16 एल स्क्वायर बराबर कितना है 1 के। एल स्क्वायर कॉमन ले लो और एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे कितना आएगा 64 आ जाएगा इसका एलसीएम, यहाँ पे 64 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 4 टाइम्स जाएगा और 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसको जब ऐड करोगे 64 + 1 65 और 65 में 36 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 101 यानी 101, और ये 64 को हम राइट साइड भेज देंगे मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से हमारे पास एल स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाएगी 64 डिवाइड बाई 101। जब एल स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई तो एल स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे एन स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी, तो एन स्क्वायर कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर की जगह रख देना है, एल स्क्वायर की जगह रख देना है 64 डिवाइड बाई 101, तो इसको काटेंगे तो यहाँ से 4 टाइम्स चला जाएगा, यहाँ से एन स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाएगी 36 डिवाइड बाई 101। अब ऐसे ही एम स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, एम स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे एल स्क्वायर की वैल्यू पुट करने के बाद, एम स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/64, एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 64 डिवाइड बाई 101, 64 से 64 कट जाएगा तो यहाँ से एम स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 101। तो यहाँ से तीनों वैल्यू निकल आई आपके पास, एन स्क्वायर की वैल्यू निकल आई, एल स्क्वायर की वैल्यू निकल आई और एम स्क्वायर की। जो फाइंड करना है उस पर आ जाओ, फाइंड क्या करना है ये देखो, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, वैल्यू पुट करो, एल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, एल स्क्वायर की वैल्यू आई है हमारे पास 64 डिवाइड बाई 101, प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 1 डिवाइड बाई 101, माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 36 डिवाइड बाई 101, यहाँ से एलसीएम ले लो 101, 101 एलसीएम आ जाएगा, स्क्वायर करोगे 65 हो जाएगा, माइनस का 36, तो ये आ जाएगा आपका 29 डिवाइड बाई 101। अगर आप वहां चले गए होते तो इसका आंसर ना निकाल पाते ना, इस वजह से हमने यहाँ बुलाया था, ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। समझ में आया तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।